हमारे चैनल पर और आज इस चैनल पर हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं। आज हम कुछ ऐसे रूल्स को पढ़ेंगे जो कि काफी इजी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स को कुछ प्रैक्टिसेस के साथ। सेम रूल्स को पढ़ने के बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसे क्वेश्चंस आपके एरर डिटेक्शन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ज्यादा लेट न करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। Which sentence is correct? He don't like pizza. And the next sentence, he doesn't like pizza. So can you tell me which sentence is correct? I hope you know that which sentence is correct. So as we all know, he does not like pizza means he doesn't like pizza is a correct sentence. Why? अब ये सेंटेंस सही है या गलत है, या सेंटेंस अगर गलत है तो वो क्यों गलत है? ऐसे सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से सब्जेक्ट अपने वर्ब से एग्री करेगी, यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मस्ट बी एग्री विद देयर वर्ब। अगर वो अपने वर्ब के साथ एग्री नहीं करती है सो आपका ये जो ग्रामर इंग्लिश का रूल्स है जिसे आप फॉलो करके अपने सेंटेंसेस को सही करते हो वो गलत हो जाएगा। यानी कि the subject must be agree with the verb. If it does not agree, means your sentence is wrong and you will not get the marks in your examinations. So let's learn how can we find the error in our sentences. So let's learn. So rule number first हमारा क्या है? Rule number first, as we all know that rule number first हमारा कहता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है सो इसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। आपको वहां पर वर्ब भी सिंगुलर ही कैरी करनी है। और नेक्स्ट, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब भी प्लूरल ही लगानी है। रूल नंबर फर्स्ट हमारा ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है सो आपको हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी है, और अगर किसी सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आपको वर्ब भी प्लूरल ही लगानी है। एज वी ऑल नो दैट दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट, देयर, or these are considered as a plural subjects I, we, you and they. So सिंगुलर और प्लूरल का मतलब किससे है कि अगर आपका कोई नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में आता है तो वो सिंगुलर कहलाएगा, यानी कि एक वचन जिसे आप हिंदी में कहते हो, और अगर कोई नाउन आपके प्लूरल है यानी कि बहुवचन है तो वो आपका प्लूरल कहलाएगा। अब यहाँ पर हम नाउन्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नाउन के बारे में अच्छे से जानते हैं कि कौन सी नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, जो कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर ली है, नंबर ऑफ द नाउन। अभी हम बात करते हैं कौन सी प्रोनाउन हमारी सिंगुलर में आती है और कौन सी प्रोनाउन हमारी प्लूरल में आती है। सिंगुलर प्रोनाउन में हम ही, शी, इट और देयर को रखते हैं, और प्लूरल प्रोनाउन में हम आई, वी, यू और दे को रखते हैं। अगर कभी भी कोई सेंटेंस हमें स्टार्ट करना है जो कि सिंगुलर से स्टार्ट होता है, मींस ही डैश क्रिकेट, और आपके पास एक वर्ब दी गई है वो है प्ले, आपको यहाँ फिल करना है सेंटेंस में। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, यानी कि प्ले में यस या तो ईएस ऐड होगा, यानी कि ही प्लेस क्रिकेट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं प्लूरल। हमने यहाँ यू का एग्जांपल लिया, यू डैश अ लेटर फॉर मी, और मैंने आपको यहाँ एक वर्ब दे दी वो है राइट। आपसे मैंने कहा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आप ब्लैंक्स को फिल करिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगी, यानी कि राइट जैसा है वैसा का वैसा लिखा रहेगा। यू राइट अ लेटर फॉर मी, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है और तुम पत्र लिखते हो। आई होप आपको फर्स्ट रूल कुछ क्लियर हो गया होगा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। कुछ और एग्जांपल्स के साथ
So let's take more example related to rule number first. As I'm writing here, I dash a player. मैंने आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब दी है am, is या are. आपको तीनों में से कोई एक वर्ब यहाँ फिल करनी है. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा he dash very fast. very fast. आपको वर्ब मिली है फिल करने के लिए run. थर्ड सेंटेंस इज she took. Fourth, he dash me in party. Fifth is she with me. Verb है argue. They food. Eat है आपका ऑप्शन. एंड लास्ट सेंटेंस है हमारा we dash एंड वर्ब है play. So fill in the blanks. इस सेंटेंसेस में आपको वर्ब फिल करनी है और इन वर्ब्स को आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करना है. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर ही फिल करनी है. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब भी प्लूरल ही फिल करनी है. सो आई के साथ तो वी ऑल नो कि आई के साथ हम हमेशा एम को फिल करते हैं. सो आई एम अ प्लेयर एंड ही वेरी फास्ट रन. तो सिंगुलर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रोनाउन सिंगुलर है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब की ही यूज करेंगे, यानी कि ही रन्स. नेक्स्ट है हमारा शी, जो कि एक सिंगुलर प्रोनाउन है. तो सी के साथ हम स्पीक में एस यानी कि वर्ब की प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म को ही फिल करेंगे. तो शी इज अ सिंगुलर एंड सी स्पीक्स ट्रुथ इज अ सिंगुलर सेंटेंस. सो ही मी इन अ पार्टी, ही कॉल्स मी इन अ पार्टी. क्योंकि अगर प्रोनाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही फिल होगी. अब बात करते हैं शी की. फिर एग्जैक्ट वही रिपीटेड क्वेश्चंस है. तो शी आर्ग्यूज. दे प्लूरल सब्जेक्ट है. मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, दे ये सारे प्रोनाउन आपके प्लूरल होते हैं. इनके साथ वर्ब भी आपको प्लूरल ही लगानी है. सो दे ईट फूड. अब बात करते हैं सेवन सेंटेंस की. वी इज अ प्लूरल, सो वी प्ले. आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आप सिंगुलर ही कैरी करेंगे. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब भी प्लूरल ही कैरी करेंगे. अब टॉपिक ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. आप इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर कर लेते हो तो आप वर्ब को बिना हेजिटेट हुए फिल कर सकते हो. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट रूल. सो सेकंड रूल हमें ये बताएगा कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है. यानी कि everyone is happy is the right sentence और everyone unhappy is the right sentence. So let's see. रूल नंबर सेकंड हमारा ये कहता है कि कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होती हैं जिनके साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना चाहिए. लाइक एवरीवन, each, everybody, anyone, someone, no one, etc. कई सारे ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जिनके साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी चाहिए. सो ये कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल करनी है. जैसे मुझे कहना है कि हर एक व्यक्ति खुश है, सो हम ये नहीं लिखेंगे कि everyone are happy. हमें ये लिखना है कि everyone is happy. यानी कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस यानी कि कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जिनके साथ हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज करनी है, ना कि प्लूरल यूज करनी है. ईच ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है. ईच ऑफ स्टूडेंट्स
dash a book। अगर आपको यहाँ कोई वर्ब मिलती है फिल करने के लिए, सो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट्स को देखकर आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कभी भी प्लूरल फिल नहीं करेंगे। आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर फिल करेंगे, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होती हैं जो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही कैरी करती है, भले वो देखने में आपको प्लूरल लगती हो। सो एवरीवन, ईच, एवरीबॉडी, एनीवन, समवन, नोवन, ये कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जिनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही कैरी करनी है। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को देखकर हैव फिल करने की गलती नहीं करेंगे। काफी स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म को देखकर यहाँ पर हैव फिल करने की गलती करते हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक। मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। समवन डैश knocking at the door। वर्ब आपको फिल करनी है इज या तो आर, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप आर फिल करेंगे, आपको लगता है कि आपका सेंटेंस सिंगुलर है तो आप इज फिल करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, तो यहाँ पर हम समवन के साथ इज को फिल करेंगे, यानी कि समवन इज नॉकिंग एट द डोर। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। लेट्स मूव टू द फोर्थ एग्जांपल। Each of flowers in the garden dash blooming। बगीचे के प्रत्येक फूल खिल रहे हैं। अब प्रत्येक यानी कि हमने अभी अभी पढ़ा कि ईच के लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज करते हैं। Each of the flowers in the garden is blooming। यहाँ पर हम आर का यूज नहीं करेंगे। So let's see our last example। 5 everyone dash silent when the teacher entered the room। प्रत्येक बच्चा शांत था जब टीचर ने क्लास में प्रवेश किया। सो यहाँ पर वर्ब आपकी कौन सी फिल होगी? वर्ब आपकी सिंगुलर फिल होगी, क्योंकि एवरीवन, एनीवन, समवन, ईच या नोवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। सो आई होप रूल नंबर सेकंड भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द रूल नंबर थर्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी यूज द कलेक्टिव नाउन्स। हम कलेक्टिव नाउन्स का यूज कैसे करेंगे सेंटेंसेस में। अगर कलेक्टिव नाउन आती है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सो हाउ इट एक्ट्स, इट्स ओनली डिपेंड ऑन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन पर ही डिपेंड होता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ कैसे वर्ब का इस्तेमाल किया जाए। तो कलेक्टिव नाउन्स अगर किसी एक ही पर्पस के लिए काम करती है, सो उसके साथ हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर ही यूज करना है। बट अगर कलेक्टिव नाउन यानी कि जो कोई भी नाउन आई है उसका जो पर्पस है वो मल्टीपर्पस है, यानी कि एक से अधिक काम हो रहे हैं उसमें, या उनका पर्पस एक से अधिक चीजों के लिए है, या उसमें इन्वॉल्वमेंट, ओपिनियन सबके डिफरेंट है। सो वो मल्टीपर्पज के लिए अगर यूज होता है तो उसके साथ हम वर्ब हमेशा प्लूरल ही यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि ये हमने क्या लिखा है और इसका क्या मतलब है। सो कलेक्टिव नाउन जैसे कि मैंने कहा टीम, जैसे कि मैंने कहा फैमिली, जैसे कि मैंने कहा क्राउड, ओके। सो कई सारे ऐसे वर्ड्स, कई सारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि कलेक्टिव नाउन को शो करते हैं। मैंने यहाँ कुछ ही एग्जांपल्स लिए हैं। मैंने एग्जांपल लिया है टीम का। टीम, मैंने कहा टीम इज विनिंग, टीम जीत रही है। सो ये एक पर्पस के लिए ये टीम मिलकर सिर्फ एक पर्पस के लिए काम कर रही है, वो है इसका जीतना। सो अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन किसी एक पर्पस पर काम करती है तो वो हमेशा वर्ब सिंगुलर ही कैरी करती है। और अगर वही कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने लिखा टीम इज आर्गुइंग, आर्गुइंग मींस बहस करना। सो यहाँ पर ये टीम मिलकर आपस में हर कोई एक दूसरे से लड़ाई कर रही है या बहस
कर रही है। सो पर्पज इसके डिफरेंट है, सेपरेट है, अलग है। सो यहाँ पर हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर ना यूज करके प्लूरल यूज करेंगे। सो द टीम इज विनिंग, टीम एक ही पर्पस पर काम कर रही है, सबका कंसंट्रेशन सिर्फ जीतने पर है, सबकी लक्ष्य एक है। सो वहां पर हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ड का यूज करेंगे जो कि है इज। और अगर इसी टीम को हम सेपरेट जगह पर यूज कर रहे हैं, उनके जो एम्स है वो डिफरेंट है, मल्टीपर्पज लेकर अगर वो चलते हैं, ठीक, तो ऐसे कलेक्टिव नाउन के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल फॉर्म में ही रखेंगे, यानी कि टीम, आर्मी। अब आपने यहाँ पर देखा कि इसी वर्ड टीम के साथ हमने इसका भी यूज किया और इसी वर्ड टीम के साथ हमने आर का भी यूज किया। डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हम इस चीज को क्लियर करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि अगर पर्पस सेम रहेंगे वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर पर्पस डिफरेंट होंगे तो वर्ब भी डिफरेंट होगी। सो फैमिली डैश इन अ ब्यूटीफुल हाउस, और ऑप्शन है आपका लिव। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा फैमिली डैश डिस्कसिंग their vocations. So here is a sentence that family dash live in a beautiful house, जहाँ पर ये फैमिली मिलकर सिर्फ एक पर्पस है उसका, वो है एक सुंदर से घर में रहना। और जो कि दूसरी फैमिली यानी कि दूसरा सेंटेंस है जो हमारा फैमिली डैश डिस्कसिंग देयर वोकेशंस, अपने अपने वोकेशंस प्लान्स सब डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर फैमिलीज मिलकर एक दूसरे से सेपरेट तरीके से यानी कि डिफरेंट तरीके से काम कर रही है। यहाँ पर पर्पस इसका मल्टीपर्पज होगा, और इसलिए यहाँ पर जो वर्ब फिल होगी वो हमेशा प्लूरल फिल होगी, यानी कि फैमिली आर डिस्कसिंग देयर वोकेशंस एंड फैमिली लिव्स in a beautiful house. So singular subject used singular verb and plural subject used plural verb, जो कि हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था, बट यहाँ पर इसका मीनिंग थोड़ा सा काफी डीप है और इस डीप मीनिंग को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। So let's talk about the next example. Third, the audience dash quiet during the performance. And हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ऑडियंस क्लैपिंग एट डिफरेंट टाइम्स फॉर द परफॉर्मेंसेस। सो हमारा एग्जाम्पल है वॉज या वर। नेक्स्ट में भी हमारा एग्जांपल है was या were। सो इस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स की प्रक्रिया आप पूरी करेंगे। सो लेट्स फिल द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। सो आई होप आपको ऐसे पता चल गया होगा। द ऑडियंस क्वाइट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ऑडियंस परफॉर्मेंस के दौरान शांत थी। सो ऑडियंस सारी की सारी शांत थी, इसलिए फिल होगा सिंगुलर वर्ब यानी कि ऑडियंस was। एंड यहाँ ऑडियंस डैश क्लैपिंग एट डिफरेंट टाइम्स, ऑडियंस जो है डिफरेंट टाइम्स पर क्लैपिंग कर रही थी, यानी कि सबके अपने अलग सेपरेट मोटिव थे। सो द ऑडियंस वर क्लैपिंग एट डिफरेंट टाइम्स। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी यूज द सिंगुलर एंड द प्लूरल वर्ब विद द कलेक्टिव नाउन्स। नाउन के साथ कौन सी वर्ब फिल करनी है इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। So this is last rule of this video. I hope you understand this previous rule, and now we are moving to neither, nor and either or. Neither, nor and either or. So neither, nor और either or अगर किसी सेंटेंस में प्रेजेंट होते हैं तो उनके प्रेजेंस में हम किस तरीके की वर्ब का यूज करेंगे, हम आज ये सीखेंगे। So let's see कि neither, nor और either or के साथ हम कैसी वर्ब का यूज करेंगे। मेरा फर्स्ट एग्जांपल है either the boy or the girl dash responsible for the matter। For greater information मैं आपको बता दूं कि either or means होता है ना तो ना, और either or means होता है या तो या, यानी कि either the
boy or the girl dash responsible for the matter, या तो ये लड़का या लड़की responsible थे, या आप कह सकते हैं जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज करनी हो, रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द मैटर, इस मैटर के लिए, इस मामले के लिए या तो ये लड़का या ये लड़की रिस्पॉन्सिबल थी। सो आपको आइदर और में ध्यान ये रखना है कि आपको हमेशा आपकी क्लोजेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब को फिल करना है। जहां पर आप हेल्पिंग वर्ब फिल करते हो उस फिलर से जो क्लोजेस्ट नाउन होगी या जो क्लोजेस्ट प्रोनाउन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फिल करना है। एज वी कैन सी दैट गर्ल, गर्ल यहाँ पर लिखा हुआ है और ये गर्ल यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है। अगर ये क्लोजेस्ट नाउन यानी कि फिलर के जस्ट बगल की जो नाउन है वो सिंगुलर है तो यहाँ पर हमें जो फॉर्म फिल करनी है वर्ब की वो भी सिंगुलर करनी है, यानी कि आइदर द बॉय और द गर्ल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर। सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डैश प्रेजेंट इन द क्लास। और आपको यहाँ वर्ब दी गई है या तो इज या तो आर, यानी कि या तो आप सिंगुलर फिल करिए या तो आप प्लूरल फिल करिए। सो ऐसे सिचुएशंस में अभी हमने सीखा कि हमें क्या करना है, फिलर के जस्ट बगल जो भी नाउन दी गई है यानी कि आपकी नियरेस्ट नाउन जो आपकी क्लोजेस्ट नाउन होगी, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो आप यहाँ सिंगुलर वर्ब फिल करेंगे, अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो आप यहाँ पर प्लूरल वर्ब फिल करेंगे। यानी कि यहाँ स्टूडेंट लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए मैं यहाँ इज का यूज करूंगी। सो नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, ना तो अध्यापक और ना ही विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताते हैं कि किस तरीके से नाइदर नॉर या आइदर और के साथ हम आर यानी कि प्लूरल वर्ब का भी यूज करते हैं। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज either the cats or the dogs dash making noise outside। आपके पास यहाँ वर्ब है are या तो is, यानी या तो आप यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे या तो यहाँ पर आप प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। So either the cats or the dogs dash making noise outside, या तो कुत्ते या बिल्लियां बाहर शोर मचा रहे हैं। So nearest यानी कि फिलर के जो बगल में आपकी नाउन लिखी है, ये नंबर ऑफ द नाउन डिसाइड करेगी कि आपको यहाँ पर किस तरीके के वर्ब को फिल करना है। So either the cats or the dogs, dogs हमारा है प्लूरल में और इसलिए हम यहाँ पर फिल करेंगे प्लूरल फॉर्म को। So either the cats or the dogs are making noise outside। अब हम बात करते हैं जब हमारा एक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जैसे नाइदर द बुक्स नॉर द पेन डैश ऑन द टेबल, ना तो किताबें और ना ही कोई कलम उस टेबल पर थी। सो अगर मैं यहाँ पर वर्ब आपको देती हूँ वॉज या तो वर्ब, तो आप कौन सी वर्ब फिल करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फिल करिए ब्लैंक्स को। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपकी नियरेस्ट नाउन क्या है, आपकी नियरेस्ट प्रोनाउन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को फिल करेंगे। सो नाइदर द बुक्स जो कि प्लूरल में है और नॉट द टेबल जो कि सिंगुलर में है। सो अगर आपके नियरेस्ट यानी कि क्लोजेस्ट नाउन सिंगुलर में है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी सिंगुलर ही फिल होगी। सो नाइदर द बुक्स नॉर द पेन वाज ऑन द टेबल। So I hope now you all clear that how should we use the singular and the plural verbs with the neither nor or the either or। I hope अब आपको क्लियर हो गया होगा कि either or और neither nor के साथ आप कौन सी वर्ब फिल करोगे। So these are some rules, some important rules of subject verb agreement chapter and मैंने यहाँ पर कुछ ही रूल्स को डिस्कस किया है। There are lots of rules to discuss, तो किसी भी रूल्स को मिस ना करिएगा, सभी रूल्स को नोट कर लीजिएगा और थोड़ी इन सारे रूल्स को पढ़िएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। इस क्लास को लेने के बाद आपसे एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस में ऐसे एरर्स बिल्कुल नहीं होंगे, इट्स माय प्रॉमिस। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।